अंधेरे बंद कमरे भाग 4 का अंक क। इस उपन्यास के रचनाकार हैं मोहन राकेश जी। सुषमा से मुझे ला बोहेम में मिलना था। बात चूंकि लोगों की ज़बान पर पहुंच गई थी, इसलिए मैं इस बार उससे खुलकर बात कर लेना चाहता था। मैं जानता था कि सुषमा भी इसकी प्रतीक्षा में है कि कब मैं उससे इस विषय में बात करता हूँ। पिछले कुछ दिनों में हम जब भी मिले थे तो हमेशा हमें इस तरह लगता रहा था जैसे कि अगली बात हम उसी विषय में करने जा रहे हैं। आंखों से और चेहरे के भाव से वह बात न जाने कितनी बार कही जा चुकी थी, मगर मुंह पर आते आते बात शायद इसलिए रुक जाती थी कि अगर मन के किसी कोने में अब भी उस विषय में कुछ सोचना बाकी है तो अगली बार मिलने तक वह और सोच लिया जाए। सुषमा के नाम के साथ थोड़ा इतिहास जुड़ा है, ये मैं अच्छी तरह जानता था। लोग उसके पुराने मित्रों में कई एक लोगों की चर्चा करते थे, मगर इस बात को सोचकर मेरे मन में कोई दुविधा नहीं थी। मैं सोचता था कि इस तरह का इतिहास किसके जीवन में नहीं होता। क्या मेरे अपने जीवन में इस तरह का कोई इतिहास नहीं था? और जितने लोगों को मैं जानता था उनमें कौन ऐसा था जो इस तरह के इतिहास से बिल्कुल बचा हुआ था? फर्क इतना ही तो था कि कुछ लोगों के इतिहास की चर्चा सिर्फ थोड़े से लोगों में और सिर्फ एक फुसफुसाहट के रूप में होती थी, और सुषमा के इतिहास की लोग खुलकर चर्चा कर लेते थे। और इसका कारण भी तो सुषमा का अपना खुलापन ही था। वे कभी अपने मित्र के संबंध में बात करते हुए किंतु परंतु का प्रयोग नहीं करती थी। जितना कुछ लोगों के मुंह से जाना जा सकता था उससे कहीं ज़्यादा उसने खुद ही मुझे बता दिया था। लोग कहते थे कि सुषमा लोगों की घर तोड़ती है, वह होम ब्रेकर है, मगर मैं जानता था कि वह घर तोड़ना नहीं, घर बनाना चाहती है। अपने लिए घर बनाने और उसमें रहने की उसे कितनी चाह है, ये बात उसके शब्दों से ही नहीं, सारे हाव भाव से प्रकट होती थी। मैं ये जानता था कि वह मेरे ऊपर जो इतना निर्भर करने लगी है उसके पीछे भी मूल भावना यही है। ये बात ठीक थी कि उसने अपने आकर्षण के प्रभाव को कई लोगों पर आजमाने का प्रयत्न किया था। ये उसके लिए एक खेल की तरह था। उसने मुझसे कहा था कि इस खेल को खतरनाक हद तक उसने कभी नहीं जाने दिया। लोग उसे जो भी कहें, उसने आज तक किसी का घरेलू जीवन नष्ट नहीं किया। जो लोग इतनी कच्ची जमीन पर खड़े हैं कि कोई भी लड़की उनकी तरफ अपनी उंगली बढ़ाए तो वे उसे पकड़कर चल सकते हैं, उनके साथ कुछ खिलवाड़ करने में अच्छा नहीं लगता। उसने हंसकर कहा था, मैं कई बार सिर्फ यही देखना चाहती थी कि कौन आदमी जो ऊपर से बहुत बनता है वास्तव में कितने डगमग कदमों से चल रहा है। मैंने एक बार खास तौर पर हरबंस के बारे में पूछा तो उसने थोड़ी सी बात कहकर टाल दिया था। वह तुम्हारा दोस्त है, उसने कहा, इसलिए ज़्यादा तुम उसी से पूछ लेना। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि उस जैसे आदमी के साथ मेरी मित्रता हो ही नहीं सकती थी। मैंने उस बात को ज़्यादा तूल नहीं दिया, ये जानती हुई कि हरबंस मेरा मित्र है, वह उसके बारे में ज़्यादा बात कर भी कैसे सकती थी। मेरे मन में अगर दुविधा थी तो वह अपनी बात सोचकर ही थी। क्या मैं सुषमा जैसी लड़की के साथ वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार था? मेरे मन में इसके विपक्ष में दलील कोई नहीं थी, फिर भी न जाने क्यों एक हिचक सी थी। मैं अपने से पूछता था, क्या मेरे मन में सुषमा के लिए उस तरह की भावना है जैसे कभी किसी और के लिए थी? मगर मैं इस सवाल को दिमाग से निकाल देना चाहता था। भावना की नाप खोज इस तरह कैसे हो सकती है? खैर, और बरसों पहले की मनस्थिति के साथ मैं आज की मनस्थिति की तुलना कर ही कैसे सकता था? इस तरह पैमाना लेकर बैठने से क्या जिंदगी कभी चलती है? गुजरे हुए दिन गुजर गए थे और मुझे अपने आज की और आने वाले कल की व्यवस्था करनी थी। अपनी इस दुविधा से निकलने के लिए मैंने उन दिनों की सारी बात सुषमा को बता भी दी थी। इस पर वह सिर्फ एक बार हंस दी थी और उसने कहा था, शुक्ला सचमुच बहुत अच्छी लड़की है, मैं उसे अब भी बहुत प्यार करती हूँ। मेरे मन में एक हल्की सी दुविधा और भी थी। सुषमा के अपने बने हुए विचार थे। वह हर विषय पर इतने अधिकारपूर्ण ढंग से बात करती थी और इतने सधे ढंग से अपनी बात रखती थी कि उसके साथ बहस करके उसके मत को बदलना लगभग असंभव प्रतीत होता था। उसके बहुत से विचार ऐसे थे जिनसे मैं
दिल से सहमत नहीं हो सकता था, मगर मैं अपने पक्ष का प्रतिपादन उतनी अच्छी तरह नहीं कर पाता था जितनी अच्छी तरह वह अपने पक्ष का प्रतिपादन करती थी। इसका एक कारण शायद ये भी था कि मैं उसकी बात धैर्य के साथ सुन लेता था और वह मेरी बात सुनते हुए एकदम अधीर हो उठती थी। वह जब अधीर होकर बात करती थी तो उसकी बातों में एक चमत्कारिक सा प्रभाव आ जाता था। जीवन के संबंध में उसकी दृष्टि बहुत ही व्यक्तिवादी थी, जिससे मुझे चिढ़ होती थी। एक बार बात बात में उसने कहा था, मैं इंसान हूं तो मैं ठीक से जीऊं क्यों नहीं। हम सब जानते हैं कि जीने की अपनी शर्तें हैं। हमें जीना है तो हमें उन शर्तों का पालन करना ही चाहिए। ठीक से जीना है तो ठीक से पालन करना चाहिए। मगर इंसान जीने की शर्तों को बदल भी तो सकता है, मैंने कहा। अगर ऐसा ना होता तो हम आज भी आदिम काल की शर्तों पर ही जिंदगी बिता रहे होते। समय के साथ शर्तें बदल जाती हैं, ये मैं मानती हूँ, मगर उनके बदलने में लाखों करोड़ों आदमियों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इतना संतोष मिल सकता है कि वे इतिहास में जीते हैं, और इतिहास में भी नाम बनकर नहीं, केवल एक घटना बनकर, और कई बार तो घटना बनकर भी नहीं, केवल एक परिस्थिति बनकर। उस तरह जीने में इंसान का अपना क्या रह जाता है, और इस तरह जीने में इंसान का अपना क्या होता है? क्यों? बहुत कुछ है जो अपना होता है। मुझे खाने पहनने का शौक है, घूमने का शौक है, अच्छा संगीत सुनने का शौक है। ये सब शौक पूरे होते हैं तो मुझे अपने जीवन का कुछ अर्थ नजर आता है। बाकी बातें किताबों में पढ़ने के लिए तो ठीक हैं, उन्हें अपने ऊपर लागू करना बहुत मुश्किल है। और जो लोग इस तरह का दावा करते हैं, तुम समझते हो कि वे सचमुच अपने व्यक्ति को भूलकर जीते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग जिंदगी में एक तरह का धोखा बनाए रखना चाहते हैं और मैं अपने को उस धोखे से मुक्त रखना चाहती हूँ। हमारे आसपास जो लोग बहुत बहुत सिद्धांतों की बातें बघारते हैं, तुम उनमें से किसी को भी देख लो, ये बहुत साफ नजर नहीं आता कि उसकी सैद्धांतिक जिंदगी और व्यक्तिगत जिंदगी में एक बहुत बड़ी खाई है। अगर कुछ लोगों की जिंदगी में इस तरह की खाई है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि इस तरह की खाई रखे बगैर जिया ही नहीं जा सकता। नहीं जिया जा सकता सूदन, बिल्कुल नहीं जिया जा सकता, वह हट के साथ बोली। जो आदमी आज इस तरह जीने की कोशिश करेगा उसे जिंदगी 2 दिन में बुहार कर एक तरफ कर देगी। तुम जिंदगी में ये खतरनाक कोशिश करके देखो तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। और इसके बाद एक स्नेहपूर्ण स्पर्श के साथ उसने कहा, मगर मैं ये भी कभी नहीं चाहूंगी कि तुम इस तरह की कोशिश करो। एक प्रयोग करने में अपनी जिंदगी नष्ट कर देना, ये कहाँ की अक्लमंदी है। ये ज़्यादा अच्छा नहीं कि इस विषय में मगजपच्ची करने की बजाय हम लोग चलकर कोई अच्छी सी पिक्चर देखें। प्लाजा में अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज तुमने देख ली है? नहीं, अभी नहीं देखी, मैंने कहा। मैं एक बार देख आई हूँ, वह बोली, मगर तुम्हारे साथ एक बार फिर देखना चाहूँगी। तुम इस वक्त चल सकोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो आओ चलें। ये बहस मुहाबिसा किसी और दिन करेंगे। मैंने धीरे धीरे अपने मन की रुकावट पर भी काबू पा लिया था। साथ साथ जीवन बिताने की यह एक अनिवार्य शर्त कैसे थी कि पति पत्नी के विचारों में साम्य हो ही। सुषमा अपनी तरह से सोचती थी तो ठीक था, उसके अपने विचार थे, मेरे विचार उससे अलग थे, तो क्या ये ज़रूरी था कि वह भी मेरे विचारों को अपने ऊपर ओढ़ ले? और आगे चलकर उसके विचार बदल भी तो सकते थे, और न भी बदले तो क्या था? विवाहित जीवन में 2 व्यक्तियों को एक दूसरे के विचारों का सम्मान नहीं करना चाहिए? लो बोहिम के एक अंधेरे कोने में बैठे हुए यही बातें फिर बार बार मेरे मन में उठ रही थी। सुषमा अपने सफ़ेद कोट में बहुत अच्छी लग रही थी। उतनी अच्छी वह मुझे पहले कभी नहीं लगी थी। सोने के छोटे छोटे गोल्ड टॉप्स उसके लंबे सांवले चेहरे पर बहुत खिल रहे थे। वह बात करते समय अपनी गर्दन सीधी करती तो उसकी लचक से मेरे शरीर में एक सिरन सी भर जाती। मुझे लग रहा था कि उसकी गर्दन में उतनी लचक पहले मैंने कभी नहीं देखी। वह और दिनों की अपेक्षा बहुत प्रसन्न भी नजर आ रही थी। तो हम दोनों जितने फासले पर बैठे थे उतने फासले में हम हाथ बढ़ाकर एक दूसरे को छू भी सकते थे, और कभी कभी प्लेट पकड़ाते समय तो वह फासला और भी कम प्रतीत होता था। मगर अचानक बीच में खामोशी का एक व्यवधान आ जाता और उसमें वह फासला काफी बढ़ने लगता था। फासला कम होता था तो मैं केवल उसी को देखता था, फासला बढ़ जाता था तो मुझे दूसरी बातों का भी ध्यान आने लगता था। हम लोग खाना खा चुके थे। खाने के लिए मैंने जो डिशें मंगवाई थी, खाते समय मुझे खुद उनके नाम याद नहीं रहे थे। मैंने जानबूझकर कुछ अपरिचित डिशों का ऑर्डर दिया था।
कुछ तो सुषमा को प्रभावित करने के लिए और कुछ अपने आप को जिंदगी के एक और ही स्तर पर महसूस करने के लिए। बैरा आकर प्लेटें उठाने लगा तो मैंने उससे कॉफ़ी लाने के लिए कह दिया। बैरा फिर भी झुका रहा। कौन सी कॉफ़ी सर? इटालियन फ़िल्टर, बेल्जियम फ़िल्टर या बेल्जियन फ़िल्टर? मैंने बिना ये जाने कि इटालियन फ़िल्टर और बेल्जियन फ़िल्टर में क्या फ़र्क है बहुत सरसरे ढंग से कह दिया और सुषमा की तरफ मुड़कर कहा, तो हाँ। हम लोगों को साथ साथ बैठे लगभग पौन घंटा हो गया था, मगर जिस विषय पर मुझे बात करनी थी उस विषय पर मैं अब तक नहीं आ सका था। वह जब भी मुस्कुराती थी तो मुझे लगता था कि वह आशा कर रही है कि मैं अब उस विषय में बात करूंगा। वह जब भी मुस्कुराती थी तो मुझे लगता था कि वह आशा कर रही है कि मैं अब उस विषय में बात करूंगा और मैं ये सोचकर टाल जाता था कि शायद यह नहीं, इसके बाद आने वाला कोई क्षण उसके लिए ज़्यादा उपयुक्त होगा। हम दोनों आंखों ही आंखों में लगातार एक दूसरे की टो ले रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे। खाना खाते समय जो एक बत्ती जल रही थी, कॉफ़ी आ जाने पर सुषमा ने उसे भी स्विच दबाकर बुझा दिया, जिससे हमारे वाली मेज बिल्कुल अंधेरे में घिर गई। रिकॉर्ड पर हल्का वाद्य संगीत वातावरण के रहस्यमय प्रभाव को और भी बढ़ा रहा था। अंधेरे में सुषमा की बड़ी बड़ी आंखें बहुत भावपूर्ण लग रही थी और उनमें पहले से कहीं ज़्यादा चमक आ गई थी। उसने बेल्जियन फ़िल्टर के ढक्कन उठाकर रख दिए और कॉफ़ी में चीनी मिलाने लगी। इन सब चीज़ों के बारे में वह निसंदेह मुझसे कहीं ज़्यादा जानती थी। सवाल हम दोनों की आंखों में था, जिसे टालते हुए हम ला बोहिम की नेवाड़ी छत और फानूसदार बत्तियों के बारे में, पिछले दिनों देखे हुए नृत्यों और नाटकों के बारे में और एक दूसरे की टिप्पणियों और लेखों के बारे में बातें कर रहे थे। सुषमा को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि अपने पत्र में दिल्ली की गलियों के विषय में लेख मैंने लिखा था। उसे वह लेख बहुत पसंद आया था। उस लेख से सचमुच ये लगता था कि किसी ने उन गलियों में जाकर उन्हें बहुत पास से देखा है। उसने कहा, तुमने उसमें जो एक बूढ़े मुसलमान सितार वाले की बात लिखी थी, वह टच बहुत ही अच्छा था। क्या सचमुच ऐसा कोई शख्स तुम्हें वहाँ मिला था? मैंने कहना चाहा कि मैं उस शख्स से मिला ही नहीं, उसे बहुत पास से जानता रहा हूँ, बल्कि जिस घर में वह रहता है उसी घर में कई महीने रहा भी हूँ। मगर ये बात मुझे उस समय की मानसिक स्थिति के अनुकूल नहीं लगी। मैं अपने प्रस्ताव की भूमिका के रूप में अपने को उस पुरानी जिंदगी की याद नहीं दिलाना चाहता था। मैं जानता था कि वह एक ऐसा विषय है जो मेरे मन को सीधी पटरी से हटाकर गुमराह कर देता है। मैं उस समय गुमराह नहीं होना चाहता था, इसलिए मैंने उससे इतना ही कहा कि मैंने जो कुछ लिखा था कल्पना से नहीं लिखा था। हालांकि मेरे ख्याल में सारा अध्ययन बहुत सतही और अधूरा था। ये सिर्फ तुम्हारी विनम्रता है, नहीं तो ये स्टडी तो मेरे ख्याल में, मैं जानता था कि वह जो कुछ कह रही है उसका सीधा संबंध उस विषय से ना होकर जिसकी वह बात कर रही है एक और ही विषय से है, जिसकी बात अभी आरंभ होने को है। मेरे लेखों की प्रशंसा वह उसी तरह कर रही थी जैसे हम किसी का घर किराए पर लेने के लिए जाएं तो पहले उसके बच्चों की प्रशंसा करते हैं। तो हम दोनों में जैसे एक खेल चल रहा था, जिसमें तो कहकर गेंद एक तरफ से दूसरी तरफ फेंक दी जाती थी। दूसरा कुछ देर उधर से इधर की बातें करता था और फिर तो के साथ गेंद उधर से इधर कर देता था। तुमने कहा था कि आज तुम कुछ गंभीर बातें करना चाहते हो। आखिर सुषमा ने ही उस विषय की ओर संकेत किया। मुझे खुशी हुई कि खेल का पहला दौर मेरे ही हाथ में रहा है। ये हल्का हल्का संगीत कितना अच्छा लग रहा है, मैंने अपनी जीत का मजा लेते हुए कहा। दिल्ली में यह अपनी तरह की एक ही जगह है, मन होता है कि ऐसे और भी कई रेस्तरां यहाँ हों। ये तो है ही। वह अपने में कुछ सिमट गई। कुछ देर हम जैसे संगीत सुनने के लिए चुप रहे। उसके सफ़ेद कोट का आगे को उभरा हुआ भाग जल्दी जल्दी हिल रहा था। उसकी सांस कुछ तेज तेज चल रही थी। जब रिकॉर्ड बदल गया तो उसने कहा, मैं भी एक बात तुम्हें बताना चाहती हूँ, मगर अभी नहीं बताऊंगी। तुम पहले अपनी बात कर लो, बाद में बताऊंगी। नहीं, पहले तुम अपनी बात बताओ। नहीं, पहले तुम बात कर लो। मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने का बहाना चाहता था, बात कुछ भी नहीं थी। पहले तो मुझसे मिलने के लिए जैसे तुम बहाने की तलाश करते हो। वह मुस्कुराई तो उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया, जिससे वह और भी सुंदर लगने लगी। जाने उसकी कॉफ़ी में चीनी ठीक से नहीं मिली थी या वैसे ही वह अपनी कॉफ़ी को चम्मच से हिलाने लगी। उसकी पतली सी उंगलियों में रूबी की अंगूठी चमक रही थी। मैंने हाथ बढ़ाकर उस उंगली को हल्के से छू दिया और कहा, तुम्हारी ये अंगूठी बहुत सुंदर है।
शुक्रिया, मैं बोली। वैसे कोई खास अच्छी तो नहीं है। मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो तुम्हें उतार दूं? मुझे पूरी आ जाएगी? तुम्हें नहीं तो तुम्हारी पत्नी को पूरी आ जाएगी। कहते हुए उसने अंगूठी उतार दी और अपनी हथेली पर रखकर मेरी तरफ बढ़ा दी। मैं पल भर उसके हाथ को अपने हाथ में लिए रहा और उसकी आंखों में देखता रहा। मेरी कोई पत्नी होगी तभी तो उसे पूरी आएगी, मैंने कहा। तुम रख लो, वह बोली। जब होगी तब उसे पहना देना। और तब तक इसे अपने संदूक में रख छोड़ना। इतनी कीमती चीज मेरे संदूक में रहेगी तो मेरे लिए रात को सोना मुश्किल हो जाएगा, मैंने कहा और अंगूठी उसकी हथेली से उठाकर उसकी उंगली में पहना दी। और संदूक की जगह ये यही ज़्यादा अच्छी लगती है। अंगूठी पहनाते हुए मैंने महसूस किया कि उसकी उंगलियों का दबाव मेरी उंगलियों पर कुछ बढ़ गया है। अंगूठी पहना चुकने के बाद भी पल भर हमारी उंगलियां आपस में उलझी रही। सुषमा जानती थी और मैं जानता था कि वही क्षण शायद हमारे लिए निर्णय का क्षण है। तुम्हारा ब्याह होगा तो मैं ये अंगूठी अपनी तरफ से तुम्हारी पत्नी को उपहार में दे दूंगी, वह बोली। और अगर मैं ब्याह से पहले ही यह उसे देना चाहूं तो तुम मुझसे मांग लेना। और अगर मैं चाहूं कि तुम ही इस अंगूठी को पहने रहो। उसके सफ़ेद कोट का उतार चढ़ाव पहले से भी तेज हो गया। उसने कॉफ़ी की प्याली उठाई और ज़रा ऊपर तक ले जाकर फिर नीचे रख दी। उसकी उंगलियां जैसे इतनी अशक्त हो गई थी कि कॉफ़ी की प्याली का भार भी नहीं संभाल सकती थी। उसके चेहरे पर लालिमा की तह गहरी होती जा रही थी, जिससे साफ पानी में बार बार एक रंग छिटक जाता हो और इससे पहले कि वह घुलकर विलीन हो जाए उसमें और रंग आ मिलता हो। रंग के उस आक्रमण से थक कर उसने पीछे टेक लगा ली। कुछ क्षणों के लिए वह प्रसिद्ध पत्रकार सुषमा श्रीवास्तव की जगह एक बहुत साधारण लड़की हो गई। जाने सचमुच ऐसा था या अंधेरे में मेरी कल्पना को ऐसा लग रहा था। मेरा ख्याल है अब हमें गंभीर होकर बात करनी चाहिए, आखिर उसने अपनी थकान से संघर्ष करते हुए कहा। तुम्हें ये क्यों कर लगा कि अब तक हम गंभीर होकर बात नहीं कर रहे थे? मैं फिर मुस्कुराया। उसने भी मुस्कुराने की चेष्टा की मगर अपनी थकान में ठीक से मुस्कुरा नहीं सकी। आज तुम बिल्कुल दूसरी तरह के मूड में हो, उसने कहा। किस तरह के मूड में? बिल्कुल और ही तरह के मूड में। मैं सोचती थी कि जाने ऐसी कौन सी गंभीर समस्या आ खड़ी हुई है जिसके बारे में तुम बात करना चाहते हो। मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने चुपचाप हाथ मेरे हाथ में दे दिया। मैं पल भर उसकी उंगलियों को सहलाता रहा। फिर मैंने कहा, क्या हम सचमुच एक गंभीर समस्या के बारे में ही बातचीत नहीं कर रहे हैं? तुम तो शरारत करते हो, वह बोली। इसमें शरारत क्या है? ये शरारत नहीं तो और क्या है, कहते हुए उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। तो तुम बताओ, इस विषय में गंभीर बात और किस तरह से की जाती है? मुझे अभी विषय का ही नहीं पता तो मैं तुम्हें ये कैसे बताऊं? तुम सच कहती हो कि तुम नहीं जानती कि हम किस विषय में बात कर रहे हैं। वह थोड़ा मुस्कुराई और एक हाथ को दूसरे हाथ से संभालती हुई थोड़ा आगे की तरफ झुकाई। तुम ये गंभीर होकर कह रहे हो? बिल्कुल गंभीर होकर कह रहा हूं। जितना तुम मुझे जानते हो उसके बाद तुम्हारे मन में कहीं कोई शंका तो नहीं? मेरे मन में कोई शंका नहीं है। तुम मुझे अपने मन की बात बताओ। मेरे मन की बात क्या तुम पहले से नहीं जानते? फिर भी क्या कुछ बातें ऐसी नहीं जो हमें और विस्तार से जान लेनी चाहिए? जैसे कि हम लोग इसके बाद अपनी जिंदगी को कैसी रूपरेखा बनाकर रहेंगे, कहाँ रहेंगे, किस तरह रहेंगे। हाँ, इस बारे में तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। मैंने समझा तुम दूसरी बात के बारे में बात कह रही हो। दूसरी कौन सी बात के बारे में? एक दूसरे के विषय में और विस्तार से जानने के बारे में। मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। तुम ये निश्चय हार कर एक समझौता के रूप में तो नहीं कर रही? वह पल भर कुछ सोचती रही, जैसे मेरे शब्दों की तह में जाना चाहती हो। फिर बोली, ऐसा होता तो मैं तुमसे साफ कह देती। यूं तो किसी आदमी को पूरी तरह उसके साथ रहकर भी नहीं जाना जाता, मगर मैं इतना कह सकती हूँ कि जितनी बार मैं तुमसे मिली हूँ मुझे लगा है कि तुम दूसरे लोगों से काफ़ी अलग हो और जिस तरह विश्वास और भरोसे के साथ मैं तुमसे बात कर सकती हूँ उस तरह और किसी से नहीं कर सकती। आज तो खास तौर पर मुझे लग रहा था कि क्या लग रहा था? लग रहा था कि मैं अपने सबसे घनिष्ठ मित्र से बात कर रही हूँ। संगीत की एक लहर उधर की चमकती हुई मेजों के पास से भटकती हुई हमारे आसपास के अंधेरे में से होकर गुजर गई। उसके बाद कई एक लहरें साथ साथ चली आई
जैसे कि कुछ देर से वे दूर ठिठकी हुई थी। एक जगह स्तब्ध होकर हमें देख रही थी और अब उन्होंने अपने आगे का बांध तोड़ दिया था और तेजी से हमें चारों ओर से घेर लेने के लिए बढ़ आई थी। मुझे महसूस होने लगा कि उन लहरों में एक उन्माद है जो मेरे अंदर भी प्रतिध्वनित हो रहा है, मगर उस प्रतिध्वनि में भी मेरे अंदर की एक ध्वनि डूब नहीं पाई थी। बहुत गहरे से ऊपर को उठती हुई ध्वनि जो कि एक घायल होकर गिरे हुए पक्षी की तड़फ की तरह थी, उस तड़फ की तरह जो भूनकर और सजाकर प्लेट में रख दिए जाने पर भी उसके अंदर से मिट नहीं पाती और छुरी से कटते हुए हर रेशे के अंदर से बोल उठना चाहती है। वह तड़फ किस चीज़ की थी? एक पुरानी कुचली हुई भावना की या किसी और चीज़ की? मगर संगीत की लहरों के वेग में वह तड़प धीरे धीरे डूबती जा रही थी। मैं उन लहरों में इस तरह खो रहा था कि उनकी लय उस समय मेरे विचारों की लय हो गई थी। वह लय ही मेरे लिए सच थी और वह तड़प वह एक झूठ था जो मेरे अंदर से मुझे छलना चाहता था। मगर मैं इतना असावधान, इतना एडोलेसेंट नहीं था कि उसे अपने पर छा जाने देता। मेरा विवेक, मेरा तर्क, मेरा इतने वर्षों का अनुभव और उन सब से ऊपर सुषमा का सहज व्यवहार, बहुत कुछ था जो मुझे उस अनुभव से बचाए रख सकता था। उस तरह के अनुभव में अपने को खो देने की किशोर स्थिति से मैं बहुत आगे आ चुका था। मैं अब उतना कच्चा नहीं था जितना 10 वर्ष पहले था। मैं जानता था कि मैं जीवन में अबोध सुख की कामना नहीं कर सकता। मैं सुख को सुख के और दुख को दुख के रूप में पहचानता अवश्य था। उन दोनों से पैदा होने वाले दर्द को भी जानता था, मगर सुख और दुख का दर्द अब कभी मेरे मन को उसकी संपूर्णता में नहीं छा सकता। सुख और दुख के हर अनुभव में मेरे अंदर का वयस्क पत्रकार सदा मुझे सचेत रखता था और जब भी मेरा मन भटकने लगता तो मुझे वहां से पकड़कर ठीक सड़क पर ले आता था। तुम सच सच बताओ, तुम्हें कैसा लग रहा है? उसने पूछा। मैंने वयस्क भाव से हंसकर कहा, मुझे जैसा लग रहा है वह मैं शब्दों में प्रकट नहीं कर सकता। इससे उसकी आंखों में एक ऐसा भाव उमड़ आया कि कई पल में सिर्फ उसकी तरफ देखता रहा। उसके कोट का उतार चढ़ाव पहले से कुछ हल्का पड़ गया था। उसने एक बार अपने खुश्क हुए होठों पर जबान फेरी और एक टक मेरी तरफ देखते हुए कॉफी का प्याला उठाकर मुंह से लगा लिया। तो कुछ देर इधर उधर भटक कर हम फिर उसी तो वाले कोर्ट में पहुंच गए। मेरा ख्याल है अब यहां से चला जाए, वह बोली। अब कहाँ चलने का इरादा है? यहां से मेरे यहां चलो। मुझे तुमसे जो बात कहनी है वह वहीं चलकर बताऊंगी। तुम्हें अपना कमरा भी दिखा दूंगी। आज तक तुमने मेरा कमरा तो देखा ही नहीं। और बात वहीं बैठकर करेंगे। तुम्हें कहीं जाने की जल्दी तो नहीं है? नहीं, मुझे क्या जल्दी होगी, मगर तुम पहले कहती तो कॉफी वहीं चलकर पीते। अब भी तो पी सकते हैं, मेरे पास अपना पर्क्यूलेटर है। पर्क्यूलेटर से ज़्यादा बड़ी बात यह है कि तुम अपने हाथ से बनाओगे। इस पर वह खुलकर हंस दी। उसके दांत बहुत छोटे छोटे और सफ़ेद थे, खूब तीखे और चिकने, जैसे सान पर तेज किए गए हों। कितनी पुरानी बातें हैं, वह बोली, फिर भी कितनी अच्छी लगती हैं। वैसे सभी पुरुष इस तरह की बातें कहते हैं। ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं सभी पुरुषों में से नहीं हूं? लगते तो नहीं हो। सच? वह फिर एक बार हंस दी। मैंने बैरे से बिल लाने के लिए कह दिया। कॉन्स्टिट्यूशन हाउस में पहली मंजिल पर उसका कमरा था। वैसे बड़े कमरे के साथ एक छोटा कमरा भी था। हर चीज़ बहुत साफ, उजली और करीने से रखी हुई थी। तुम बहुत ढंग से रहती हो, मैंने उससे कहा। कभी मेरा कमरा देखो तो तुम्हें लगेगा कि वह कमरा नहीं, एक गोदाम है। ऐसा कैसे हो सकता है? वह बोली। तुम यूं ही मुझे बना रहे हो। मैं बना नहीं रहा, सच कह रहा हूं, मैंने कहा। तुम भी चलकर देखो तो खुद ही कहोगी। मैं ये मान ही नहीं सकती। तुम नहीं मानना चाहो तो मैं ज़बरदस्ती तो नहीं मनवा सकता, मगर असलियत तो वही है जो मैं तुमसे कह रहा हूं। अब यूं ही बात मत किए जाओ। तुम्हारे जैसा कल्चर्ड आदमी अपने कमरे को गोदाम बनाकर रहता होगा। हो सकता है मैं उतना कल्चर्ड नहीं हूं जितना तुम समझती हो। अच्छा ठीक है, मैं मान लेती हूँ। आज तो तुम जो कुछ कहोगे मैं सब मान लूँगी। मैंने सोफे पर बैठकर अपनी टांगें सामने की तिपाई पर फैला दी। तुम्हें ऐतराज़ तो नहीं है? मैंने मुस्कुराकर पूछा। मैं जानती हूँ तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मैं कोट उतारती हुई बोली,
मगर मुझे तुम्हारी किसी बात पर एतराज़ नहीं है। वैसे तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता ना? तुम्हें अच्छा लगता है? मैंने अपनी टांगें समेट ली। कोट उतार देने पर उसके शरीर का उभार उतना सुडौल नहीं रहा जितना कोट पहने हुए लगता था। शायद उसका ब्लाउज एक साइज ढीला था। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो वहां भी हल्की हल्की लकीरें खिंचाई थी। शायद इसलिए कि वह पैदल वहां तक आने से थक गई थी, या शायद इसलिए कि उसे मेरे व्यवहार से कुछ निराशा हुई थी। एक कारण यह भी हो सकता था कि घर के वातावरण में आकर हर चेहरा अपना ऊपरी लिबास उतार कर अपने को वैसे ही ढीला छोड़ देता है, मगर सिर्फ कोट उतार देने से किसी के आकार प्रकार में इतना फर्क पड़ सकता है, ये बात उस समय मुझे कुछ विचित्र सी लगी। मैं कॉफ़ी रख दूं, अभी आती हूँ, कहकर वह पीछे के छोटे कमरे में चली गई। जब वह लौट कर आई तो उसने नाइट सूट के साथ नीला धारीदार ड्रेसिंग गाउन पहन रखा था और बालों की पिनें निकालकर उन्हें बहुत ढीले ढाले ढंग से लपेट दिया था। ड्रेसिंग गाउन में उसके शरीर की सब गोलाइयाँ छिप गई थी और ढीले बालों से उसका चेहरा एक सियामी गुड़िया के चेहरे जैसा लग रहा था। मुझे कुछ देर लग गई, उसने आकर कहा। कॉफ़ी अभी 2-4 मिनट में हुई जाती है। मेरा ख्याल है मैं कॉफ़ी ले आऊं तो एक ही बार आकर बैठूं। जब तक वह कॉफ़ी लेकर आई तब तक मैं उसके कमरे की साज सजावट को देखता रहा। एक तरफ तांबे का हंसों का जोड़ा रखा था, दूसरी तरफ प्लास्टर ऑफ पेरिस की स्याह मूर्ति थी, 2 अस्पष्ट आकृतियों के सम्मिलित का छायाभास देती हुई। दीवार पर लगे चित्रों में कहीं 2 पेड़ थे और कहीं 2 जिराफ। बिस्तर के पास तिपाई पर डचेस ऑफ विंडसर की आत्मकथा रखी थी, द हर्ट हैज़ इट्स रीजन्स। तुम आजकल डचेस की आत्मकथा पढ़ रही हो? उसने कॉफ़ी प्यालों में डाल दी तो मैंने पूछा। हाँ, वह बोली, मैं पहले भी एक बार पढ़ चुकी हूँ, मुझे ये पुस्तक बहुत अच्छी लगती है। तुम जब कॉफ़ी बना रही थी तो जानती हो मैं क्या देख रहा था? क्या देख रहे थे? देख रहा था कि तुमने अपने कमरे की सजावट के लिए जितनी चीज़ें चुनी हैं उनमें सब तरह के जोड़े इकट्ठे कर रखे हैं। पेड़, पशु, पक्षी और इंसान, सबके जोड़े यहाँ हैं। उसने एक बार आश्चर्य के साथ कमरे की सब चीज़ों पर नज़र दौड़ाई और हंसकर बोली, मैंने इस नज़र से इन चीज़ों को कभी नहीं देखा। और मैं हैरान हो रहा था कि फिर भी तुमने आज तक अपने लिए इस तरह की अकेली ज़िंदगी क्यों चुन रखी है? मैंने ये ज़िंदगी चुन रखी है। उसके स्वर में कुछ कटुता आ गई जिससे उसके चेहरे की लकीरें और स्पष्ट हो उठी। मैं कब से इस जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। उसने अपने सिर को झटक लिया जिससे उसका ढीला जूड़ा खुल गया। उसने अपने सारे बालों को दाएं कंधे पर ले लिया। मगर तुम चाहती तो तुम बहुत पहले ही इस जिंदगी को नहीं बदल सकती थी। पहले तो खैर मैं इस तरफ ध्यान ही नहीं देती थी, वह बोली, मगर 1-1.5 साल से जब से मैंने इस विषय में सोचना शुरू किया है तब से मुझे लगता रहा है कि वह सहसा रुक कर बहुत गंभीर दृष्टि से मेरी तरफ देखने लगी। हाँ, मुझे लगता रहा है कि अपने आसपास जितने भी पुरुषों को मैं जानती हूँ वे सब के सब क्या हैं? दरिंदे। ये तो बहुत कोमल शब्द है, वह बोली। दरिंदों में तो फिर भी एक दूसरे के लिए कुछ भावना होती है। उसकी आंखें उस समय एक आईने की तरह हो गई थी जिसमें मैं अपना चेहरा देखने का प्रयत्न कर रहा था कि मैं उसे क्या नजर आ रहा हूँ। क्या वह आंखों ही आंखों से मेरे अंदर भी उस वन मानुष को पहचानने का प्रयत्न कर रही थी जिसके बारे में वह मुंह से शिकायत कर रही थी? अगर तुम्हें यही लगता रहा तो क्या अब तुमने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया है, या स्वीकार कर सकती तो मेरे मन में इतनी कड़वाहट न रहती, वह बोली। मगर मुझे अपने मन में कहीं ये विश्वास भी हो रहा है कि यही सच्चाई नहीं है। तो आज तुम क्या सोचती हो? वह हंस दी। तुम क्या मुझसे अपनी तारीफ सुनना चाहते हो? गर्म कॉफ़ी ने उसके होठों की लिपस्टिक के रंग को काफ़ी हद तक हटा दिया था जिससे उन पर एक अस्वाभाविक सा रंग उठाया था। न जाने पुरुषों के हृदय में स्त्रियों को लेकर इतनी कड़वाहट क्यों नहीं होती, मैंने कहा। अभी उतना नहीं जानती, मैंने उसके लिए वाक्य पूरा कर दिया। तुम अभी यहाँ आए नहीं कि आते ही इस तरह की बातें करने लगे, वह सहसा उठती हुई बोली। मैं आज के दिन तुमसे कोई ऐसी बात नहीं सुनना चाहती जिससे मेरा मन उदास हो। मैं चाहती हूँ कि हम सचमुच गंभीरतापूर्वक कुछ बातें कर लें। तुम मुझे क्या बताना चाहती थी? मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। ये रोशनी तुम्हारी आंखों को चुभती तो नहीं? नहीं तो?
मगर मेरी आंखों को चुभती है। तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं हल्की रोशनी जला दूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसने बीच की रोशनी बुझाकर कोने की तरफ का 0 बल्ब जला दिया। कमरे के वातावरण में एक रूमानी अलसत्ता फैल गई। वह आकर कुर्सी पर बैठी तो मुझे लगने लगा जैसे छत और दीवारें भी जरा पास पास को सिमट आई हों। मुझे याद हुआ कि हरबंस ने मेरे साथ अपने विषय में बातें की थी, तो उसने भी अपने चारों तरफ इसी तरह छुटपुटा सा कर दिया था। क्या वास्तव में अंधेरा जिस तरह की आत्मीयता को जन्म देता है वह उजाले में नहीं बन सकती? अंधेरे में शायद इंसान दबे पैरों अपने अंदर उतरता जाता है, जैसे वह किसी गैर के घर में चोरी के लिए दाखिल हुआ हो और अपने अंदर से सब कुछ बाहर निकाल लाता है। और उजाला हो तो वह उस चोर गली की तरफ मुंह करते भी कतरा जाता है। कमरे की वह रूमानी अलसता सुषमा के चेहरे के गंभीर भाव के लिए बहुत उपयुक्त पृष्ठभूमि सी लग रही थी। वह लेटने की तरह कुर्सी पर नीचे को सरक आई और उसकी बाहें कुर्सी की बाहों पर इस तरह ढीली हो गई जैसे शरीर के साथ उनका कोई संबंध ही ना रहा हो। तुम नहीं जानते मधुसूदन कि मैं अब तक कितनी थक चुकी हूँ, वह बोली। मैं पहले इस बात का बहुत पक्षपात करती रही हूँ कि एक लड़की को बिल्कुल स्वतंत्र जीवन बिताना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ बंधकर उसके शासन में रहना मुझे बहुत गलत लगता था। और तुम जानते हो कि हर पुरुष किसी न किसी रूप में स्त्री पर शासन करना चाहता है। मैं सोचती थी कि मैं एक अपवाद बन सकती हूँ, पुरुषों के शासन से बचकर उन्हें अपने शासन में रख सकती हूँ। मैंने इसका प्रयोग करना चाहा तो वह प्रयोग मुझे काफ़ी हद तक सफल भी लगा। मुझे लगा कि मैं जिस चीज़ को चाहूँ अपने इशारे पर नचा सकती हूँ। मैंने कुंवारी रहकर जिंदगी काटने वाली लड़कियों के रूखे चेहरे देखे थे और मुझे लगता था कि उन्हें वास्तव में जीना नहीं आता। मगर बहुत जल्द मुझे लगने लगा कि मैं जिसे अपना शासन समझती हूँ वह भी शासन नहीं, एक मांग है। और वह मांग सदा मुझे को हीन करती है, जिसे दूसरा अपने को जाने क्या समझने लगता है। क्योंकि मुझे ये स्थिति स्वीकार्य नहीं थी, इसलिए मैं अपनी ऊंचाई बनाए रखने के लिए सदा अपनी मांग से लड़ती रही हूँ। मैं जानती हूँ कि लोग मेरे बारे में कई तरह की बातें करते हैं, मगर सच यह है कि मैंने आज तक अपने को किसी पुरुष के सामने हीन नहीं होने दिया, किसी को अपनी कमजोरी का फायदा नहीं उठाने दिया। मैं सोचती रही हूँ कि एक दिन मैं या तो उस मांग से ऊपर उठ सकूंगी या कोई ऐसा उपाय ढूंढ लूंगी जिससे मैं अपने को हीन किए बिना उसे पूरी कर सकूं। मगर सच बात यह है कि दोनों में से कोई भी बात नहीं हुई और मैं आज तक अपने से लड़ती हुई जहाँ की तहाँ खड़ी हूँ। मैं आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त की। अकेली रहना और खुद अपने लिए कमाना सीखो। पुरुषों में स्त्रियों के प्रति जो संरक्षात्मक भाव रहता है वह मुझे बर्दाश्त नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा काम चुना जिसमें मैं अपने को किसी भी पुरुष के बराबर सिद्ध कर सकूं। मैंने एक पत्रकार के रूप में किसी पुरुष से कम काम नहीं किया और कम अनुभव प्राप्त नहीं किया, मगर फिर भी इधर काफ़ी अरसे से मुझे लग रहा है कि मेरी सफलता में ही कोई चीज़ ऐसी है जो मुझे तोड़ रही है। मैंने अपने को टूटने से बचाने के लिए भी काफ़ी संघर्ष किया है, मगर अब ज़्यादा संघर्ष भी मेरे बस का नहीं रहा। मुझे किसी किसी समय लगता है कि मैं अंदर से चाहती हूँ कि मैं टूट जाऊँ। ये परिस्थिति के कारण है या अपने अंदर की ही किसी कमजोरी के कारण, मैं नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं अपने वर्तमान से बाहर आना चाहती हूँ। इसलिए मैं सोच रही थी कि 2-3 साल के लिए विदेश चली जाऊँ, तो शायद उससे मेरे अंदर की समस्या कुछ हल हो जाए। मगर उसमें भी मुझे एक डर लगता था और उस डर से बचने के लिए ही मैं चाहती थी कि अगर जाना हो तो अपने को यहीं से सुलझा कर जाऊँ, नहीं तो ये ना हो कि उसके आत्मविश्वास की तह में इतनी थकान छिपी होगी, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। क्या ना हो? मैंने अपने प्याले को सौसर में घुमाते हुए पूछा। यही कि वहाँ जाकर भ्रम का आखिरी शीशा भी टूट जाए और मुझे महसूस हो कि मैं एक सुनसान जगह से बचने के लिए दूसरी उससे भी सुनसान जगह पर पहुँच गई हूँ। मैं अब रिस्क नहीं लेना चाहती। मुझे कई बार जिंदगी इतनी डरावनी लगती है कि मैं उससे बचकर एक छोटे से कोने में दुबक रहना चाहती हूँ। एक पत्रकार के रूप में तुमने भी महसूस किया होगा कि जिंदगी का सारा ढांचा, युद्ध, राजनीति और बड़े बड़े भयानक अस्त्र, ये सब कुछ कितना भीषण और कितना अमानुषिक है। मैं इस सब को बस रोजी का साधन मानना चाहती हूँ और अपने लिए एक छोटा सा घर बनाकर रहना चाहती हूँ, जहाँ से मुझे जिंदगी की दीवारें इस तरह हिलती नजर ना आए। मैं अपने आसपास छोटे छोटे सुख के साधन जुटाकर और सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। मेरे अंदर बहुत महत्वाकांक्षा रही है, मगर अब मुझे उस महत्वाकांक्षा से भी डर लगता है।
मैं उन्नति करना चाहती हूँ उतनी ही जितनी कि कोई भी कर सकता है, मगर उससे पहले मैं अपने लिए सुख चाहती हूँ। सुख जो एक छोटे से घर में ही मिल सकता है, जहाँ मैं एक छोटा सा बाग लगा सकूँ और एक एक पौधे को सींचकर बड़ा कर सकूँ, उसकी हर नई पत्ती को देखकर खुश हो सकूँ और किसी से कह सकूँ कि देखो आज उस पौधे में एक नई पत्ती निकली है। मैं कभी इस तरह की भावुकता का मजाक उड़ाया करती थी, मगर अब मुझे लगता है कि मैं अपने अंदर वह सभी कुछ चाहती हूँ जिसका कि मैं मजाक उड़ाती थी। वह बोल बोलकर थक कर चुप हो गई। उसकी बाहें उसी तरह निर्जीव सी पड़ी थी, बल्कि उसका सारा शरीर ही निर्जीव सा लग रहा था। उसकी आंखों में एक कातरता थी, उस कबूतर सी की कातरता जो घायल होकर पड़ा हो और अपनी तरफ बढ़ते हुए हाथों को देखकर सोच रहा हो कि वे उसे बचाने वाले हाथ हैं या झिझोड़ देने वाले हाथ हैं। तुम इस समय सचमुच बहुत थकी हुई लग रही हो, मैंने कहा। अंधेरे बंद कमरे भाग 4 का क भाग यहाँ समाप्त करती हूँ। आगे की कहानी भाग ख में पढ़ेंगे।